हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से मोटिवेशन क्लासेस में स्वागत। तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और साइटोप्लाज्म क्या है और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले आ रहा है न्यूक्लियर एनवलप। राइट साइड में जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम में कंसंट्रेट कीजिए। देखिए कि ये है एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, इसीलिए इसे बोला जाता है न्यूक्लियस का कवरिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखता है ये। और देखिए इस मेम्ब्रेन में बहुत सारी जगह पे पोर्स है। इस छोटा छोटा पोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। और इस पोर का काम होता है कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस हो तो वो न्यूक्लियस से इजीली बाहर जाके साइटोप्लाज्म में काम कर सकता है, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आके अपना फंक्शंस कर सकता है। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जाना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है। It is the covering membrane which separates the nucleus from cytoplasm. It contains several pores which allow exchange of materials between the nucleus and cytoplasm. Next है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? देखिए इस डायग्राम में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस में एक तरह की फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और जिस फ्लूइड में ये एक स्ट्रक्चर और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर तैरता हुआ नजर आता है। तो इस फ्लूइड को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और कैरियोलिम्फ। कैरियो ये एक लैटिन वर्ड कैरियन से आया है, जिसका मीनिंग है न्यूक्लियस, एंड लिम्फ मतलब फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज अ कलरलेस डेंस सैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। टू स्ट्रक्चर्स आर एम्बेडेड विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। विच स्ट्रक्चर? ये क्रोमाटिन थ्रेड, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियोलास। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलास। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? It is rounded structure are not bounded by a membrane. It is rich in protein and RNA. It is the site of ribosome formation. Ribosome helps in protein synthesis in cytoplasm. डायग्राम में देखिए यहाँ पे जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है न्यूक्लियोलास। इस न्यूक्लियोलास में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। इस न्यूक्लियोलास के अंदर प्रोटीन एंड आरएनए प्रेजेंट रहता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम एक तरह की सेल ऑर्गेनेली है, और यही राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर जाकर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रोमाटिन मटेरियल। इट इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरविन्ड मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड मेड अप ऑफ DNA and protein. DNA stores all the information necessary for the cell to function, to grow and to reproduce further cell to the next generation. आप इस न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड देख रहे हैं वही है क्रोमाटिन फाइबर। ये जो थ्रेड देख रहे हैं, इस थ्रेड को बोला जाता है क्रोमाटिन फाइबर या फिर क्रोमाटिन नेटवर्क। ये क्रोमाटिन नेटवर्क DNA और प्रोटीन से बना हुआ है। DNA क्या करता है? DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल है।
जेनेटिक मटेरियल मतलब इस मटेरियल में जनरेशन का सारा फीचर्स स्टोर रहता है और यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक फीचर्स को ट्रांसफ़र करता है और ये डीएनए सेल डिवीजन में हेल्प करता है और सेल फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम क्रोमाटिन फाइबर से बना हुआ है। अब कुछ ही देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर। इसी क्रोमाटिन फाइबर को अगर हम लोग बहुत ही कंडेंस बना दे, मतलब जब क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस होके एक थिक थ्रेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक क्रोमोसोम का डायग्राम है। यहाँ पे ये जो मिडिल पार्ट आपको दिख रहा है राउंडेड पार्ट, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के दो अपोजिट साइड में दो रॉड शेप थ्रेड आपको दिख रहा होगा। इस थ्रेड को या फिर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोमल आर्म्स। तो कितने आर्म्स हैं यहाँ पे? दो ऊपर और दो नीचे, तो टोटल 4 आर्म्स है यहाँ पे। तो एक क्रोमोसोम में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक है सेंट्रोमियर और एक है क्रोमोसोमल आर्म्स। कितना आर्म्स? टोटल 4 आर्म्स। तो अब हम लोग अगर क्रोमोसोम को 2 हिस्सों में बांट दे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर है और 2 ही सेंट्रोमियर दो क्रोमोसोमल आर्म्स से जुड़ा हुआ है। तो ये एक एक स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमाटिड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 क्रोमाटिड एक साथ जॉइंट होके एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। तो 2 क्रोमाटिड एक साथ जॉइंट है कि 2 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इस 2 क्रोमाटिड को बोला जाता है सिस्टर क्रोमाटिड। तो हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े? कंडेंस्ड क्रोमाटिन फाइबर, क्रोमाटिड्स, सिस्टर क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमियर, आर्म्स। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। दे आर रॉड लाइक एंड थ्रेड थिक स्ट्रक्चर्स which are formed by condensed chromatin fiber. A chromosome consists of 2 similar threads called sister chromatids. ये 2 chromatids, sister chromatids. 2 chromatids are attached to each at a point called centromere. इसे centromere बोला जाता है. The parts of a chromatid on either side of centromere are called arms. This one, chromosomal arms. Each chromosome is made up of 2 components, DNA, full form deoxyribonucleic acid, and proteins. तो क्रोमोसोम 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन्स। 2 तरह के प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एक है हिस्टोन और दूसरा है एसिडिक प्रोटीन्स। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक फीचर्स को कंटेन करता है और वही जेनेटिक फीचर्स को वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ये स्ट्रक्चर। देखिए क्रोमोसोम का मेन 2 पार्ट्स होता है, एक है सेंट्रोमियर जो मिडिल पार्ट है, सेंटर पार्ट है, और यही सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोमल आर्म्स कंटेन करते हैं। दैट मीन्स 2 क्रोमोसोमल आर्म्स आर अटैच्ड एट अ मेन मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर।
जब सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोमल आर्म्स कंटेन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रोमाटिड, और वही सेंट्रोमियर जब 4 क्रोमोसोमल आर्म्स कंटेन करता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा देती हूँ। ये जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई जैसा है। बटरफ्लाई का जो बॉडी है वो बॉडी आप सेंट्रोमियर मान लो, और बटरफ्लाई का जो विंग्स है उसे आप क्रोमोसोमल आर्म्स मान लो। तो बटरफ्लाई में कितने विंग्स होते हैं? 4। तो सेंट्रोमियर जब 4 क्रोमोसोमल आर्म्स कंटेन करता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। अब सोचिए, अगर बटरफ्लाई से मैं 4 विंग्स में से 2 विंग्स निकाल दूं तो क्या रहेगा? तो 2 विंग्स रहेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जब सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोमल आर्म्स कंटेन करता है तो उसे बोलते हैं क्रोमाटिड। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है सेल का ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के थ्रू सेल का सारा एक्टिविटीज़ कंट्रोल होता है। मैं रिमाइंड कर देती हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल में 3 मेजर पार्ट्स रहते हैं। एक है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग न्यूक्लियस के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। दुनिया में जितना भी स्पीसीज है, सब स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो रहते हैं और फिक्स्ड रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। टोटल कितना हुआ? 46। ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, मतलब टोटल 8। ड्रोसोफिला किसे बोला जाता है? ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट्स फ्लाई। तो हर स्पीसीज में पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड देखिए, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स मतलब जब क्रोमोसोम्स 2 सेट में कोई भी स्पीसीज में प्रेजेंट रहता है तो उसे बोला जाता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। सेट मतलब अगर सोचिए कि एक पेयर प्रेजेंट रहा तो ये यहीं पे एक सिंगल जगह पे प्रेजेंट रहेगा। अगर मोर देन 1 मतलब 2 या 3 प्रेजेंट रहा तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर 4 पेयर्स प्रेजेंट रहा तो हम लोग इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो ये हो गया 2 सेट्स। तो जब क्रोमोसोम 2 सेट्स में प्रेजेंट रहते हैं तो उसे बोला जाता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, और इस डिप्लॉयड क्रोमोसोम को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वर्ड है जिसे बोलते हैं हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स। हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स मतलब जब क्रोमोसोम सिंगल सेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो हैप्लॉयड क्रोमोसोम सिर्फ गैमेट्स में देखा जाता है, सेल सेक्स में। यहाँ पे क्रोमोसोम सिर्फ सिंगल सेट में प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स। इसीलिए गैमेट को हैप्लॉयड सेल बोला जाता है या फिर हैप्लॉयड क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल बोला जाता है, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल का डिफरेंस क्या होगा? हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्रोमोसोम का, हैप्लॉयड क्रोमोसोम मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉयड क्रोमोसोम मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो सिर्फ गैमेट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है और एक्सेप्ट गैमेट्स बाकी जितना सेल्स हैं उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं उस क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट, विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। मतलब
जब सेल डिवीजन में जाता है तब न्यूक्लियस डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट न्यूक्लियस डिवीजन सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ड्यू टू द रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जीन्स आर चेंज्ड एंड वेरिएशंस ऑकर। रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब मान लीजिए ये ए क्रोमोसोम है और ये बी क्रोमोसोम है। जब ये ए और बी दो क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं तो बी क्रोमोसोम्स का सिंगल क्रोमाटिड और ये ए क्रोमोसोम का ये सिंगल क्रोमाटिड के बीच क्रोमोसोमल आर्म्स का एक्सचेंज्ड होता है। मतलब बी क्रोमोसोम का कुछ फीचर्स ए क्रोमोसोम में चला जाता है और ए क्रोमोसोम का कुछ फीचर्स बी क्रोमोसोम में चला जाता है। तो जीन्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन दिस नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर? बिकॉज ये जो सिंगल क्रोमाटिड है ये क्रोमाटिड बी क्रोमोसोम्स का है और इस साइड में जो क्रोमाटिड्स है वो ए क्रोमोसोम्स का है। तो ये दो क्रोमाटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम के हैं, इसीलिए इसे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड बोला जाता है। तो रिसफलिंग मतलब एक्सचेंज्ड ऑफ क्रोमोसोमल आर्म्स। उससे क्या होता है? उससे ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं जिसमें देखिए बी क्रोमोसोम का 90% पार्ट है और 10% ए क्रोमोसोम का आ गया है। दैट मीन्स जितना भी जीन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीन्स बी क्रोमोसोम से आया है और कुछ जीन्स ए क्रोमोसोम से आया है, इसीलिए वेरिएशंस फॉर्म्ड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैं पहले आप लोगों को प्रोकैरियोटिक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। प्रो मीन्स प्रिमेटिव, कैरियोटिक ये वर्ड कैरियन से आया है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस और सेल्स मतलब प्रिमेटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स। ये जो सेल्स है इस सेल्स को इनकम्प्लीट सेल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या है? ट्रू न्यूक्लियस मतलब हम लोग आगे पढ़े थे कि न्यूक्लियस का 4 मेन पार्ट्स होता है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलास एंड क्रोमाटिन मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें सिर्फ क्रोमाटिन मटेरियल ही प्रेजेंट है। बाकी जो 3 पार्ट है न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये 3 चीज एब्सेंट रहते हैं। तो इसीलिए इस न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस माना नहीं जाता है। इस न्यूक्लियस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इसके अलावा इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाकी जो सेल ऑर्गेनेलिज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट रहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका फीचर्स क्या है। इट इज अ प्रिमेटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स। न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर। जेनेटिक मटेरियल इज not bounded by nuclear envelope, so it is called nucleoid. Membrane covering cell organelles are absent. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए क्या क्या है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है सेल वॉल। दैट मीन्स ये एक तरह की प्लांट सेल है। बैक्टीरिया, उसके बाद सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उस साइटोप्लाज्म में सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मीन्स सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था
तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक का मतलब मैं समझाती हूँ। अब यू मीन्स एडवांस, कैरियोटिक, कैरियोटिक मीन्स याद है ना, कैरियोटिक ये वर्ड आया है कैरियन से, मतलब न्यूक्लियस और सेल, तो एडवांस न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। तो यूकैरियोटिक सेल को कंप्लीट सेल्स बोला जाता है या फिर एडवांस सेल भी आप लोग बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस में 4 पार्ट ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलास एंड जेनेटिक मेम्ब्रेन। तो इसीलिए ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट रहते हैं। इस सेल में जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम। देखिए साइड में जो डायग्राम है वहां पे बहुत सारा सेल ऑर्गेनेलीज का नाम लिखा हुआ है। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम एक्सेट्रा। और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में पाया जाता है। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है प्रिमेटिव काइंड ऑफ सेल और यूकैरियोटिक सेल है एडवांस सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है जो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारा सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, उसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं उसे ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स है आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स है ये सारा प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी में पाया जाता है। वो एनिमल्स और प्लांट्स मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये डिफरेंस आता है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद होगा आप लोगों को, सेल का 3 पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो मैं रिमाइंड कर देती हूँ, ये प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अगर हम लोग रिमूव कर दे तो ही ये साइटोप्लाज्म पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए ये एक सेल है, तो इस सेल में ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये एरिया आप देख रहे हैं जो एक फ्लूइड से भरा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के ये जो पार्ट है, ये पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। न्यूक्लियस के पास ही जो डेंस पार्ट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रैन्युलर पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्म। और उसके बाहर जो क्लियर ट्रांसपेरेंट पार्ट देखा जा रहा है, इसे बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का दो पार्ट है, एक है फ्लूइड पार्ट जिसे हम बोलेंगे साइटोसोल और एक है सेल ऑर्गेनेलीज। अब जो साइटोसोल है वो है फ्लूइड पार्ट और जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेसिफाइड किया हुआ गया है। और साइटोसोल जो कि फ्लूइड पार्ट है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्म का फंक्शंस क्या है। साइटोप्लाज्म का फंक्शंस है, इट इज द साइट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मींस इट इज अ प्लेस वेयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर्स. It acts as a store of vital chemicals such as amino acids, glucose, vitamins, ions, etc. मतलब ये एक स्टोरेज का भी काम करता है जिनमें बहुत सारा केमिकल्स स्टोर रह सकता है, जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स एंड आयंस. आज यहीं तक. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे.